जय हिंद। तो चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये मेरा प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसको हम डिस्कस यहाँ पे कर रहे हैं। और देखिएगा, जो किसी भी एग्जाम को आप तैयारी कर रहे हैं तो मेन जानते हैं हथियार होता है आपको प्रीवियस ईयर्स को पढ़ना। बच्चे क्या करते हैं ना कि यूट्यूब पर चले जाते हैं और कोई क्वेश्चन चल रहा हो चुपचाप नीचे से, हेलो अनामिका कहाँ से हो, हेलो शीला तुम कहाँ से हो, तुम अपना नंबर दो ना, हम तुम्हें नोट सेंड कर देते हैं। भाई बहुत जगह आप देखिएगा, नीचे कमेंट में देखिएगा, बस यही होते चलता है। वहाँ पर सिर्फ नाम हो जाता है कि हमने पढ़ लिया, बट कुछ नहीं होता है भाई, सही है, यकीन बता रहे हैं, ठीक है। नहीं तो फिर आपको पता ही होगा। चलिए हम बढ़ते हैं और आगे हम बढ़ते हैं। हम क्या कर सकते हैं, हम जहाँ तक होता है वहाँ तक हम खुद कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या बोला गया है कि देखिए, सफलता के लिए आपको क्या होना, थोड़ा सा आपको सीरियसनेस जरूरी चाहिए ज़िंदगी में। जब तक सीरियस नहीं रहिएगा ना, तब तक आप कुछ नहीं कर पाइएगा। तो थोड़ा सा सीरियसनेस काफ़ी ज़रूरी है। बाकी तो आप खुद समझदार हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया है कि इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त नहीं होते हैं। देखिएगा नियुक्त होते कौन कौन है, सबसे पहले देख लेते हैं, ठीक है। राजदूत की बात करते हैं तो ये राजदूत राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, जो मंत्रिमंडल की सहायता से क्या होता है, इसको नियुक्त किया जाता है। प्रधानमंत्री के तो बारे में आपको पता ही होगा, आर्टिकल 75 के तहत राष्ट्रपति जी इसको क्या करते हैं, प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं। और इसके मंत्री को भी प्रधानमंत्री की सहायता से नियुक्त किया जाता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो क्या सिर्फ इतना ही को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है? बिल्कुल नहीं, और भी है जो आप बताते चलते हैं। देखिएगा कौन कौन है। कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की अगर बात करते हैं, जिसका 148 में चर्चा किया गया है आर्टिकल नंबर, उसका भी नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति ही करते हैं। अगर हम बात करते हैं अटॉर्नी जनरल की, तो अटॉर्नी जनरल का नियुक्ति कौन करते हैं, तो इसका नियुक्ति भी कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति ही करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं सीजीआई, तो हमने देखी ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देख लिया। फिर न्यायाधीश, जो नॉर्मल न्यायाधीश होते हैं, उसको भी नियुक्ति यही करते हैं, ठीक है। फिर उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, उसको भी नियुक्ति यही करते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत है? तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा यूपीएससी के जो चेयरमैन होते होते हैं यूपीएससी के, तो यूपीएससी के चेयरमैन को भी नियुक्ति कौन करेंगे, तो यही करेंगे, ठीक है। अगर हम बात बताते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कौन नियुक्त करते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कौन नियुक्त करते हैं, तो यही करते हैं, राष्ट्रपति ही करते हैं, ठीक है। आगे समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पे देखते हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो हम उपराष्ट्रपति के बारे में जो चर्चा आ गया है, तो आप यहाँ पे हम देख लेते हैं। देखिएगा उपराष्ट्रपति होगा, ये आर्टिकल 63 में बोला गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 63 में 63 में बोला गया है। ये उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, तो कहिए कि ये अमेरिका से लिया गया है, ठीक है, ये अमेरिका से लिया गया है। अब ये क्या बोलता है कि आर्टिकल 64 के तहत में क्या बोला गया है कि उपराष्ट्रपति जो होंगे राज्यसभा का क्या होंगे, पदेन सभापति होंगे। क्या होंगे, पदेन सभापति होंगे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं 65 के तहत में, तो 65 के तहत में क्या बोला गया है, बाय द वे मान के चलिए कि अगर राष्ट्रपति जी नहीं गए हैं, कहीं शादी ब्याह में चले गए हैं, घूम गए, ठीक है, तब उस टाइम तो राष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा, तो कहे कि नहीं, उस टाइम जैसे ही पद खाली होगा तुरंत ही आकर के कौन बैठ जाएंगे, हम बैठेंगे, हम बैठेंगे, ठीक है। यानी उपराष्ट्रपति तुरंत ही आकर के राष्ट्रपति के पद पर बैठ जाएंगे, आर्टिकल 65 के तहत में। समझ में आ गया। तो ये सब क्वेश्चन काफी हिट होते हैं, वो पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा इसको अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले पे चलते हैं। क्या बोला गया है अगला क्वेश्चन कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। देखिएगा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष की अगर हम बात करते हैं, तो संविधान सभा का प्रथम बैठक कब होता है, तो संविधान सभा का प्रथम बैठक होता है 9 दिसंबर को, ठीक है। ये 9 दिसंबर कब को, तो 1946 ईस्वी को होता है, ठीक है। इस दिन एक सबसे वृद्ध व्यक्ति कौन थे, तो बिहार के ही एक व्यक्ति थे, वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो इनको वृद्ध थे, इसीलिए इनको क्या किया गया कि अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। तो पूछता है कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है। अच्छा, यहाँ तो हो गया, दिक्कत नहीं है। अगर हम बात करते हैं अगर हम बात करते हैं सॉरी अगर हम बात करते हैं किसकी, तो अगर हम बात करते हैं द्वितीय बैठक की, तो द्वितीय बैठक कब होता है, तो 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को होता है, ठीक है। अब जब 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को द्वितीय बैठक होता है, तो इस दिन अध्यक्ष किन्हें बनाया जाता है, तो इस दिन अध्यक्ष जानते हैं किन्हें बनाया जाता है, निर्विरोध चुन लिए जाते हैं, कौन, राजेंद्र बाबू। जब ये खड़ा होते ना है, तो कोई खड़ा नहीं होता है, ठीक है। देखिए कितना पढ़ा लिखा व्यक्ति है कि इनके सामने कौन खड़ा हो रहा है, कोई नहीं खड़ा हुआ था,
राजेंद्र बाबू क्या होते हैं कि ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बन जाते हैं। तो पूछिएगा कि उपाध्यक्ष कौन बनेंगे, तो उपाध्यक्ष कौन बनते हैं, तो एच.सी. मुखर्जी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी, ठीक है, हरेंद्र कुमार मुखर्जी। और टी.टी. कृष्णामाचारी, बी.टी. कृष्णामाचारी भी क्या होते हैं, यहाँ उपाध्यक्ष बनते हैं, दो दो गो व्यक्ति बनते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हमें क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या क्वेश्चन बोला गया है। क्वेश्चन पे क्या बोला गया है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे अस्थायी अध्यक्ष, तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि भीमराव अंबेडकर, तो ये भीमराव अंबेडकर जो थे ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, किसका, तो प्रारूप समिति का। तो प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था, तो प्रारूप समिति का गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को क्या हो गया था, ये प्रारूप समिति का गठन हो गया था, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे, यही थे। अल्लादी कृष्णा स्वामी अयंगर की बात बोलते हैं तो ये प्रारूप समिति के क्या थे, मेंबर थे, प्रारूप समिति के क्या थे, मेंबर थे। जवाहरलाल नेहरू की बात बोलते हैं तो संघ संविधान समिति का अध्यक्ष थे, संघ संविधान समिति का क्या थे, ये अध्यक्ष थे, ठीक है। संघ संविधान समिति का क्या थे, ये अध्यक्ष थे। यहाँ तक तो कोई क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया है कि भारत की संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है। देखिएगा संसदीय प्रणाली की बात करते हैं, ठीक है, यानी भारत की संसदीय प्रणाली क्या कहाँ से लिया गया। देखिएगा अगर हम बात करते हैं ब्रिटेन से, तो ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है, जो देखिएगा ब्रिटेन से लिया गया है सिंगल सिटीजनशिप, यानी एकल नागरिकता। सिंगल सिटीजनशिप की बात करते हैं तो एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है। संसदीय प्रणाली की बात करते हैं तो ये कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है ब्रिटेन से लिया गया है। अच्छा, और हम बात करते हैं तो अगर हम बात करते हैं ये अमेरिका से, तो अमेरिका से क्या लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है, देखिए अमेरिका से लिया गया है फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार, ठीक है। अभी हमने पढ़ा कि उपराष्ट्रपति का पद भी कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है अमेरिका से लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होंगे उसको क्या, उस पर महाभियोग की जो चर्चा लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है, ये कहाँ से, तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। अच्छा, प्रारूप की बात करते हैं, ये इसको क्या बोलते हैं, प्रस्तावना की बात करते हैं, प्रस्तावना, तो ये प्रस्तावना भी कहाँ से लिया गया है, ये अमेरिका से लिया गया है, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, यहाँ तो देख लिया। अब हमें बात करना है ऑस्ट्रेलिया से, तो ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से, तो ऑस्ट्रेलिया से देखिएगा क्या लिया, ज्वाइंट सेटिंग जो जानते हैं ना, ज्वाइंट सेटिंग, तो ज्वाइंट सेटिंग के कहाँ से लिया गया है, तो ज्वाइंट सेटिंग लिया गया है यहाँ से, कहाँ से, तो ये लिया गया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ठीक है। समवर्ती सूची ये कहाँ से लिया गया है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं कि ये प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा, तो ये प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है, तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करते हैं ये आयरलैंड की, तो आयरलैंड से क्या लिया गया है, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति की बात करते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, तो ये निर्वाचन की पद्धति भी कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है ये आयरलैंड के संविधान से, ठीक है, कोई दिक्कत, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा आंसर हमें क्या बोला गया है कि संसदीय प्रणाली कहाँ से, तो कहाँ से, तो ये ब्रिटेन से। आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया है कि संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकारों में कौन संशोधन कर सकता है। देखिएगा मौलिक अधिकार की बात करते हैं तो अभी हमने चर्चा किया, यानी फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया गया है, तो कहा कि अमेरिका से लिया गया। तो हमारे भारतीय संविधान के भाग 3 में इसका चर्चा किया गया है। कौन से भाग में, तो भाग 3 में। इसीलिए भाग 3 को क्या बोला जाता है, मैग्ना कार्टा बोला जाता है। तो मैग्ना कार्टा मतलब क्या होता है, मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा मतलब होता है महान दस्तावेज, ठीक है, महान दस्तावेज होता है। इसे भारतीय संविधान के आर्टिकल 12 से लेकर के 35 में क्या किया गया है, इसको चर्चा किया गया है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 12 से लेकर के 35 में इसका चर्चा किया गया है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि इसमें संशोधन कर सकता है कौन, तो सिर्फ और सिर्फ संसद ही संशोधन कर सकती है। क्या राज्य को इसका अधिकार है संशोधन करने का, तो देखिएगा राज्य को इसका कोई अधिकार नहीं है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ से संघ को अधिकार है, ठीक है, यानी संसद ही इसमें संशोधन कर सकती है और कोई नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले पे। अगर हम संशोधन की बात करते हैं, संविधान संशोधन जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करते हैं, तो कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है साउथ अफ्रीका से। तो हमारे भारतीय संविधान के भाग कितने में है, तो भाग 20 में इसका चर्चा किया गया। आर्टिकल कितना है, तो आर्टिकल 368 में इसका चर्चा किया गया है। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा आपको बहुत फास्ट रिवीजन भी हो रहा होगा यहाँ पे, ठीक है।
एकदम अच्छे तरीके से आपको माइंड कंसंट्रेट तरीके से आप यहाँ पे देख रहे होंगे अच्छे तरीके से, तब आपको बहुत फास्ट रिवीजन हो रहा होगा। तो थोड़ा सा हमें भी सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है कि झारखंड का गठन किस तिथि को हुआ था। अब देखिएगा झारखंड के गठन की बात करते हैं तो 2000 में क्या हुआ था ना कि 2000 में ईस्वी में कई सारे स्टेट बंट करके अलग हुए थे, ठीक है। जैसे अगर हम बात करते हैं तो 26वां राज्य बनता है, ठीक है। 26वां राज्य बनता है, फिर 27वां राज्य बनता है, फिर उसके बाद में 28वां राज्य बनता है। तो 1 नवंबर 2000 को जानते हैं कौन हट जाता है, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो जाता है। छत्तीसगढ़ तो छत्तीसगढ़ 6 से 36, 6 से 26वां राज्य, ठीक है। अब बात आते हैं तो 9 नवंबर को, तो 9 नवंबर जानते हैं 2000 को क्या होता है। 9 नवंबर 2000 को पता है इस दिन क्या होता है ना कि इस दिन उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हो जाता है। कौन हो जाता है, उत्तराखंड अलग हो जाता है कि हम तोरा ही नहीं रहबो, अब हम चल लियो अपना घरे, ठीक है। फिर उसके बाद अगर बात करते हैं 28वां राज्य कौन बनता है तो ये 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग हो जाता है कि अब हमको अलग कर दो भाई, अब हम नहीं रहेंगे साथ में, बहुत हो गया। तो ये झारखंड कब हो जाता है, तो ये 28वां राज्य बन गया कब, तो 15 नवंबर 2000 को, ठीक है। आंसर आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो हमें झारखंड के पूछा था तो 15 नवंबर 2000। आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश का अवकाश कितने वर्ष आयु प्राप्त करने पर होता है। अवकाश मतलब समझ रहे हैं, छुट्टी, रिटायरमेंट, हमेशा के लिए, यानी कब। तो देखिएगा सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का चर्चा कितना में किया गया है, आर्टिकल 124 में किया गया है, ठीक है। अगर 129 की बात करते हैं तो 129 में क्या बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है ये क्या है, अभिलेखीय न्यायालय है, अभिलेखीय न्यायालय है, ठीक है। अभिलेखीय का कई बच्चे को समझ में नहीं आता होगा। अभिलेखीय न्यायालय का मतलब क्या होता है कि जैसे में ऊपर से, जैसे में सुप्रीम कोर्ट कोई सुनवाई दी है किसी केस को, कैसे कैसे दिया है, तो उसका पढ़ लिख करके, यानी उस केस को पढ़ करके जो और जो न्यायालय है निचला स्तर के, उस तरह से क्या कर सकते हैं, ये अपना क्या कर सकते हैं, सुनवाई कर सकते हैं, ठीक है। इसी को बोला गया है अभिलेखीय न्यायालय, ठीक है। क्योंकि इसके जितने भी जो सुनवाई होते हैं ये सब कॉपी में रखा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर, अब हमें तो ये तो हो गया, अब हमें क्या बताना है कि सुप्रीम कोर्ट के क्या होते हैं, कि सुप्रीम कोर्ट का स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो इसका स्थापना कब होता है, तो इसका स्थापना होता है 28 जनवरी 1950 ईस्वी को। क्या होता है, इसका उद्घाटन हो जाता है, ठीक है। 28 जनवरी 1950 ईस्वी को इसका क्या होता है, उद्घाटन होता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं क्या कि अगर हम बात ये करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं वो न्यायाधीश को थी क्या नियुक्ति की बात करते हैं, चलो नियुक्ति की बात कर लेते हैं, तो कौन नियुक्त करेंगे, तो वो राष्ट्रपति करेंगे। नियुक्ति कौन करेंगे, तो राष्ट्रपति करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं है। अब हम देखिएगा इनकी अगर हम बात करते हैं कि ये कब हट सकते हैं, तो 65 वर्ष अगर इनको हो गया है तो ये व्यक्ति क्या हो सकते हैं, रिटायर हो सकते हैं। अगर यही बात करते हैं हम हाई कोर्ट की, तो हाई कोर्ट में क्या बोला गया है कि हाई कोर्ट में 214 में क्या बोला गया है आर्टिकल में, कि प्रत्येक राज्य का अपना एक उच्च न्यायालय होगा, ठीक है। आर्टिकल 214 में बोला गया है, ठीक है। और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होंगे वो 62 वर्ष की आयु प्राप्त होंगे तब वो क्या हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे, ठीक है। वो क्या हो जाएंगे, तो रिटायर हो जाएंगे, ठीक है। अगर हम आपसे ये पूछ देते हैं कि हमारा पटना उच्च न्यायालय की अगर बात करते हैं तो ये पटना उच्च न्यायालय, इसका स्थापना कब हुआ था, ये आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पे। तो हमें इसका आंसर आपको मिल गया होगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 65 वर्ष। क्या बोला गया है, लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। देखिएगा लोकसभा के चुनाव लड़ने की बात बोला जा रहा है, ठीक है ना, तो चुनाव लड़ने की बात बोला जा रहा है। तो यानी लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए, अब राज्यसभा का हम बात कर देते हैं, तो लोकसभा के लिए उम्र कितना, 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, विधानसभा के लिए 25 वर्ष, विधान परिषद के लिए 30 वर्ष, राष्ट्रपति के लिए तो कहिएगा कि राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, फिर उसके बाद में राज्यपाल के लिए, तो राज्यपाल के लिए भी 35 वर्ष, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया कि भारतीय संविधान की रचना में निम्नलिखित में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा है। देखिएगा जब हमारा संविधान का निर्माण हो रहा था ना, तो कई से प्रावधान जो थे, अधिकतर प्रावधान क्या थे, कई दूसरे जगह से लिए गए थे, जिनमें से आधा से ज्यादा प्रावधान की बात बोलते हैं तो 1935 ईस्वी का जो भारत शासन अधिनियम आया था
उससे क्या बोला जाता है कि ये हूबहू उठा करके डाल दिया गया था, जिसके चलते कई सारे जो व्यक्ति हैं, ठीक है, वो आलोचना करते हैं कि जो हमारा संविधान जो है ये हूबहू कॉपी कर दिया गया है, कहीं से उठा करके छाप लिया गया है। बट कई सारे बोलते हैं तो कई सारे बोलते हैं, तो हमें तो वो चीज़ तो उसमें तो पढ़ना नहीं है। तो ये सबसे ज़्यादा उपबंध जो लिया गया था 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम से उठा करके क्या कर लिया गया था, हमारे संविधान में ऐड कर लिया गया था। लेकिन लेकिन इसके जवाब में ये अम्बेडकर साहब बोलते हैं भी हैं कि देखिए, हमने उस चीज़ को इकट्ठा किया कि जैसे में आप मान करके चलिए कि 10 को घर में 10 के घर में क्या बना है, खाना बना है, और हम 10 घर में से कुछ वैसे चीज़ जो अच्छा लगा, जो सबसे ज़्यादा बढ़िया लगा, वो हम माँग करके लेकर के आए हैं और वो हम खाना खा रहे हैं। तो आप खुद बोलिए कि ये जो हम खाना खा रहे हैं, तो वो सबसे ज़्यादा बढ़िया खाना है कि नहीं है? इस तरह का ये अपना तर्क देते हैं, ठीक है? तो हाँ, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो कई सारे संविधान, कई देश के संविधान पढ़े, फिर उसके बाद में क्या करते हैं कि जो उनको अच्छा लगा था, ठीक है, यानी एक तरह से कर लीजिए कि यानी कई सारे बाग में गए, ठीक है, और उस बाग में से जो सबसे बढ़िया इनको लगा वो ही एक, क्योंकि एक दो फूल उठाना था तो एक दो फूल उठा करके लेके आइएगा, तो कौन सा फूल उठा करके लेके आइएगा जो सबसे ज्यादा आपको अच्छा लगेगा। तो बस यही बात है, ठीक है, तो इस तरीके से जवाब दिए थे। सही बात है, आगे बढ़ते हैं। तो ये कौन से 1935 के भारत शासन अधिनियम से क्या हुआ था कि अधिकतर जो उपबंध ले लिए गए थे, ठीक है। आंसर नंबर क्या हो जाएगा, 4। अब देखिएगा, अभी हम एक और चर्चा कर रहे हैं, ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया था, ब्रिटेन के संसदीय प्रणाली दिया गया था, ठीक है, संसदीय प्रणाली। फिर उसके बाद में एकल नागरिकता यहीं से लिया गया था, ठीक है। अमेरिका से संविधान से फंडामेंटल राइट लिया गया था, ठीक है। आयरलैंड के संविधान से तो डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या बोला गया है कि यूपीएससी के सचिव का चयन कौन करता है। देखिएगा, यूपीएससी के सचिव की अगर हम बात करते हैं तो यूपीएससी के सचिव का चयन कौन करेगा, तो अभी हमने चर्चा किया कौन जी, तो इसका भी करते हैं, ये राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले पे, क्या बोला गया है, अच्छा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, तो राष्ट्रपति करेगा। आर्टिकल कितने के तहत, तो आर्टिकल 75 के तहत में। और वित्त मंत्री की भी नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति जी करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के, तो ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के भी कौन करेंगे, तो यही राष्ट्रपति करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले पे, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामजद किए जाते हैं। देखिएगा, 80 के 3 के तहत, आर्टिकल 80 के 3 के तहत में राष्ट्रपति जी जो हैं, कौन, राष्ट्रपति। देखिएगा, एक साहित्य से अगर कोई व्यक्ति जुड़ा हुआ है, साहित्य से, फिर कला से, ठीक है, साहित्य कला से, फिर उसके बाद में विज्ञान से, और फिर एक समाज सेवा से जुड़े हुए व्यक्ति को क्या कर सकते हैं, ये राष्ट्रपति जो है, ये राज्यसभा में 12 सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं। कितने सदस्य को, 12 सदस्य को, आर्टिकल 80 के 3 के तहत, यह ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। क्या बोला गया है कि जब किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो कितने दिनों के भीतर उसे विधेयक पर कार्यवाही करना चाहिए। जैसे में अब कोई विधेयक है, किसी भी विधेयक को किसके पास में भेजा गया है, तो राष्ट्रपति के पास में भेजा गया है। देखिएगा, जैसे में देखिए कोई भी विधेयक कैसे वो कानून बन के आ जाता है ऐसे, जैसे में क्या होगा ना कि जैसे सबसे पहले या तो लोकसभा में लेके जाइए या तो राज्यसभा में लेके जाइए, यानी दोनों सदन से पहले पास हो जाएगा, तब ये किसके पास में आता है, राष्ट्रपति के पास में आता है। किसके पास में आएगा जी, तो ये आएगा प्रेसिडेंट के पास में आएगा। तो ये प्रेसिडेंट के पास यहाँ से पास होकर के यहाँ सब आएगा, तो फिर उसके बाद में ये जो एक्ट है, जो जैसे में अभी अभी क्या है, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन होते के साथ में ये क्या हो जाएगा, अधिनियम हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा, यानी कानून बन जाएगा, ठीक है, राष्ट्रपति के सिग्नेचर होते के साथ ही। सिग्नेचर नहीं हुआ है तो नहीं बनेगा। अच्छा, अब इनके पास में कोई बिल, जैसे में अब ये लेटर है, ये भी लेटर इनके पास में आया, महाशय साइन कर दीजिए, तो अभी इसको साइन करे क्या करेंगे, साइन करेंगे, कैसे करेंगे, तो देखिएगा, ये कोई किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, या तो देखिएगा 3 कंडीशन इनके पास में रहता है, ठीक है। या तो इस पर ये हस्ताक्षर कर देंगे, ठीक है, ला हस्ताक्षर कर देंगे, तो हस्ताक्षर कर देंगे तो ये कानून बन जाएगा, हो जाएगा ना। या तो ये कहेंगे क्या कि सुनो, जो तुमने बनाया है ना, एक बार फिर से देखो, ठीक है। ये पुनर्विचार के लिए क्या कर सकते हैं, पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं कि एक बार फिर से देखो, ठीक है। अगर ये भी कर सकते हैं, और अगर ये क्या कर सकते हैं ना कि चुपचाप रख ले सकते हैं, चलो ठीक है, ठीक है, ये चुपचाप रख भी लेंगे। तो क्या कोई समय सीमा है ना, कोई समय सीमा नहीं है, इनको जब तक मन करेगा तब तक रखेंगे। तो ये इस तरह से क्या है, इनको एक क्या दिया गया है, पावर दिया गया है, ठीक है। चलिए,
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोई समय सीमा नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोई समय सीमा नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है कि प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? अब क्या क्या बोला गया है, देखिएगा। अब क्या बोला गया है सो देखिएगा। राज्यपाल की अगर बात करते हैं, देखिएगा, तो ये राज्यपाल जानते हैं, ये राज्यपाल, ये राज्यपाल जो है ना, ये राज्यपाल महाधिवक्ता का नियुक्तिकर्ता को महाधिवक्ता का क्या करता है? नियुक्ति करता है। किसको? महाधिवक्ता को। ये आर्टिकल एक्स वन, ठीक है, कोई आ गए थे, चलिए ठीक है। अब हमें क्या बताना है कि ये राज्यपाल जो है, ये राज्यपाल क्या करते हैं? ये महाधिवक्ता का नियुक्ति करते हैं। तो ये आर्टिकल पूछा जाता है तो 165 के तहत में क्या होता है कि राज्यपाल जो होते हैं, कौन? राज्यपाल। ये राज्यपाल महाधिवक्ता का क्या करते हैं? नियुक्ति करते हैं। देखिएगा, अब अभी नहीं समझ में आया होगा कि क्या ये महाधिवक्ता क्या है। देखिएगा, ये अटॉर्नी जनरल की बात बोलते हैं, अटॉर्नी जनरल जिसको आप बोलते हैं महान्यायवादी। ये महान्यायवादी जो होता है क्या? ये महान्यायवादी क्या होता है? तो महान्यायवादी आर्टिकल 76 में क्या बोला गया है कि ये सरकार का क्या होता है? कानूनी सलाहकार होता है। जैसे में कोई व्यक्ति अगर किसी सरकार पर केस करता है तो क्या सरकार जाती है कोर्ट में? यही सब देखता है, ठीक है ना, यही सब काम करता है, यही जाकर के कोर्ट में उपस्थित होगा, सब काम ये सलाहकार के रूप में यही काम करता है अटॉर्नी जनरल। ये केंद्र सरकार में हो गया। तो उसी तरह से राज्य में होता है, जिस तरह से ये केंद्र में कर रहा है काम, उसी तरह से राज्य में करने वाला कौन हो जाएगा? तो महाधिवक्ता। अब समझ में आ गया? समझ में आ गया। तो यही महाधिवक्ता का चर्चा 165 में किया गया है। कोई दिक्कत है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पे देखते हैं क्या बोला गया है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है कि निम्न में से कौन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? ठीक है, अब देखिएगा, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को, यानी लोकतंत्र में जो हम लोग को व्यवस्था दिया गया है उसके अनुरूप नहीं है। तो देखिए कौन नहीं है, सो चर्चा करते हैं। देखिएगा, कानून के समझ समता, यस, ये तो है ही है। इसको तो कैसे बोल सकते हैं? कानून के समझ समता तो है ही है, यानी कानून सभी के लिए। आर्टिकल आपको 14 में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। विधि के समझ समता, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, यार लोकतंत्र की तो सबसे बड़का खूबसूरती है, ठीक है। उत्तरदायी शासन की व्यवस्था, एकदम बहुत अच्छी बात है। बहुसंख्यकों का शासन, क्या सही बात बोला गया है? देखिएगा, बहुसंख्यकों का शासन, यहाँ पे जो, यानी जिस क्षेत्र में सबसे ज्यादा जो व्यक्ति रहेगा उसी का शासन होगा। तो ये क्या, इसको आप लोकतंत्र बोलिएगा क्या? इस ऐसा लोकतंत्र होता है, इसको लोकतंत्र आप कहिएगा? यानी जो सबसे ज्यादा व्यक्ति रहेगा वो शासन करेगा। तो गलत है कि नहीं है? तो यही गलत है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया है कि सर्वप्रथम महिलाओं को मत देने का अधिकार किस देश में प्राप्त हुआ? देखिएगा, अगर हम बात करते हैं भारत में, तो भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1919 ईस्वी के जो अधिनियम था ना, 1919 ईस्वी के अधिनियम से भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया था। कब? 1919 ईस्वी से, ठीक है। 1919 ईस्वी का जो अधिनियम था उससे क्या था कि भारत में महिला अपना वोट डाल सकती है, उसके पहले नहीं डाल सकती थी। तो हमें क्या पूछा गया है कि सबसे पहले कौन सा ऐसा देश था जो महिलाओं को वोट देने के लिए क्या किया था? प्रथा चलाया था, यानी सबसे लागू किया गया था। वो तो देश कौन था? तो वो सा देश था इंग्लैंड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पे। चुनाव अभियान के आखिरी चरण को क्या कहते हैं? यानी आखिरी, जैसे में चुनाव हो रहा है इस क्षेत्र में, तो इसको आखिरी चरण को क्या बोलते हैं? तो आखिरी चरण में क्या होता है जी? तो मतगणना ही होता है ना। क्या होता है? मतगणना ही होता है, फिर उसके बाद तो रिजल्ट ही आ जाता है, ठीक है। ये तो नामांकन पत्र भरना है, तो समझ रहे हैं क्या? लास्ट में होगा क्या? इस समझ के समझाना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, 3 हो जाएगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। चुनाव के लिए चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? चुनाव चिन्ह हमको देना है तो कौन देता है? तो देखिएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अगर हम बात बोलते हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का चर्चा कौन से आर्टिकल में किया गया है? तो आर्टिकल में किया गया है 324 में, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का चर्चा किया गया है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, ठीक है। अब ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करती क्या है? कौन सा काम में करता है, ठीक है। देखिएगा, राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, लोकसभा का चुनाव, राज्यसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, विधान परिषद का चुनाव, ये सभी का काम कौन करती है? ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये जो है, ये 3 सदस्यीय कमेटी है। कितने सदस्यीय? 3 सदस्यीय, जिसमें से एक गो क्या होते हैं? चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, और 2 गो क्या होते हैं? तो 2 गो होते हैं जो चुनाव आयुक्त होते हैं, ठीक है।
ठीक है, कोई दिक्कत? अगर हम इसकी योग्यता की अगर हम बात बोलते हैं तो रिटायर कब हो सकते हैं, तो 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो जाएगा तो वो व्यक्ति क्या हो जाएगा, रिटायर हो जाएगा। ठीक है, 6 वर्ष या तो 65 वर्ष जो भी पहले हो जाए, ठीक है, वो तो क्या हो जाएगा, रिटायर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब हमें और भी चर्चा करना है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में अगर चर्चा हम करते हैं तब ये जो काम करता है कि जैसे में अब कोई पार्टी है तो उसको पार्टी है तो उसको चुनाव चिन्ह देने का काम कौन करती है, तो यही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करती है। कौन सा चुनाव चिन्ह, ठीक है, चुनाव चिन्ह देने का काम कौन करती है, तो चुनाव चिन्ह देने का काम यही करती है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इंडिया यानी निर्वाचन आयोग। आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है, ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन कौन करता है, सो देख लीजिएगा। देखिएगा कौन कौन करता है, हमने बताया था लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, मनोनीत नहीं, और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ये सभी जो होंगे ये क्या करेंगे, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। और क्या मनोनीत सदस्य भाग लेंगे, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिएगा राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है, क्या जनता करता है, नहीं करता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश एट, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एट, काहे को झूठ मूठ का लफड़ा उठा रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के आपातकालीन अधिकारों में परिवर्तन किया गया था। देखिएगा अभी हमने राष्ट्रपति के जो अधिकार पढ़ा ना, क्या पढ़ा कि या तो वो पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, या तो उसको सहमति दे सकते हैं, या तो सहमति नहीं दे सकते हैं, चुपचाप रखे हुए रह जाते हैं। तो ये क्या था, राष्ट्रपति का अधिकार था। तो इस अधिकार को पहले जानते हैं क्या कर दिया गया था, 1942 ईस्वी की बात कर 76 ईस्वी की बात करते हैं, यानी 42वां संशोधन हुआ था। तो इस अधिकार को छीन लिया गया था राष्ट्रपति से, यानी जो मंत्रिमंडल के द्वारा जो बोला गया है वो राष्ट्रपति उसको कहना मजबूरी था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन होता है और ये सब अधिकार फिर इसको दे दिया जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये कौन से अधिकार में कम कर दिया गया था, तो 42वां संविधान संशोधन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया है, अगला क्वेश्चन, कि जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है तो इस बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। हमें आप बताइएगा कि संयुक्त बैठक बुलाने का जरूरत क्या पड़ जाता है। ठीक है, देखिएगा एक तरफ है लोकसभा और एक तरफ है राज्यसभा, दोनों सदन में क्या है, मतभेद है। ठीक है, किसी बिल को लेकर के मतभेद है, तो राष्ट्रपति जी बोलते हैं काहे को तुम लोग टेंशन लेते हो भाई, लड़ झगड़ काहे रहे हो, आओ बैठो साथ चाय पिलाते हैं। चाय पे बैठा, नाश्ता पानी चला। ठीक है, और नाश्ता पानी चलेगा तो बुलाएं कौन है, तो जो बड़ा होंगे जी ना बुलाएंगे जी। ठीक है, यानी दो भाई लड़ रहा है तो दादाजी बुलाएंगे तो नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा, एकदम दौड़ दौड़ आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बैठता है, तब यहाँ पे चाय पिला दिए हैं राष्ट्रपति जी, तो यहाँ से कोई बिल पास होगा तो क्या चाय पिला दिए हैं तो बिल विशेष बहुमत से पास होगा, नहीं ना, ज्यादा पैसा लेगा अगर किसी को आप चाय पिला दीजिएगा तो, नहीं ना, साधारण बहुमत से पास होगा। कौन से बहुमत से, साधारण बहुमत से पास होगा। ठीक है, ठीक है, तो आप कहिएगा कि इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो इसका अध्यक्षता करता है लोकसभा के स्पीकर। ठीक है, लोकसभा के स्पीकर। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले पे। तो यहीं तक था, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। बहुत अच्छे तरीके से हमने क्या किया है, हमने एक ठो भी टाइम बर्बाद नहीं किया है। ठीक है, तो मेरा मेहनत आपको दिखाई पड़ता होगा, तो थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइएगा क्योंकि मेरा चैनल काफ़ी छोटा है भाई। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनों का ख्याल जरूर रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।